हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और आज हम पढ़ रहे हैं अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीटी 365 का डॉक्यूमेंट। और अभी तक हमने बायोटेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी देख लिया है और अभी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर वाला एरिया देख रहे हैं। उसमें हमने अभी तक एक्सटेंडेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी वगैरह ये सब देख लिया है। तो अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं डिजिटल ट्विंस पे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे डिजिटल ट्विन्स होते क्या है। डिजिटल ट्विन्स ये एक वर्चुअल रेप्लिकाज होते हैं किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का या सिस्टम या प्रोसेस का, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग, एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन को एनेबल करते हैं। ठीक है, ये चार की टेक्नोलॉजीज हैं जो डिजिटल ट्विन्स को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया हुआ है आईओटी से रिलेटेड 2018 का। आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे आपको आईओटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाएगा। उसमें स्टेटमेंट वाइज में दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा आईओटी को दिखाता है। तो चार तरह की चीजें दी हुई, मतलब चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फिर एक्सटेंडेड रियलिटी, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अभी डायरेक्ट कोई सवाल नहीं आया है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे डायरेक्ट कोई सवाल नहीं आया है, एक्सटेंडेड रियलिटी पे भी आ ही चुका है। एक्सटेंडेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी पे आ चुका है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप ध्यान देना इन दोनों टॉपिक्स पे। ठीक है, संभव है कि आ सकता है इस बार या आने वाले समय में आ सकता है इस पे क्वेश्चन। तो डिजिटल ट्विन्स मैंने बता दिया था क्या होते हैं और कौन से चार की टेक्नोलॉजीज होते हैं जो डिजिटल ट्विन्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं की एप्लीकेशंस क्या है डिजिटल ट्विन्स के। देखो, डिजिटल ट्विन्स के की एप्लीकेशंस मैन्युफैक्चरिंग में है। ठीक है, मशीनरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए इनका यूज होता है। फिर हेल्थ केयर में है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए। फिर अर्बन प्लानिंग में है, स्मार्ट सिटीज वगैरह बनाने के लिए संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। ठीक है, एक एग्जांपल है इसका संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। फिर ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह सब में भी है, डिजाइन, टेस्टिंग और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, तो ये चार की एप्लीकेशंस हैं डिजिटल ट्विन्स के। अब इसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेते हैं, आईओटी वगैरह क्या होता है। ठीक है, इसमें आईओटी होता है जैसे एक नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस होते हैं। जैसे आपने कई बार इसको टीवी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में भी देखा होगा कि घर में आने से पहले फोन से ही अगर हम बोल देते हैं कि हमारे कमरे का लाइट ऑन कर दो, या फिर हमारी एसी ऑन कर दो, या फिर इस एरिया का वाटर ऑन कर दो या शावर ऑन कर दो ऐसे करके, या फिर पानी गर्म कर दो। ठीक है, ये सब कैसे होता है? ये सेंसर्स की वजह से होता है, एम्बेडेड सेंसर्स की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से और नेटवर्क कनेक्टिविटी, इन सब का एक साथ ये सब डाटा कलेक्ट करते हैं। ये आप जब अपना डाटा देते हो, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो इंस्ट्रक्शन फिर वो इंस्ट्रक्शन मिलता है, फिर उनको एक तरह से उनको डाटा मिल गया, फिर डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, फिर उसको जिस तरह का आपका इंस्ट्रक्शन रहता है उस अकॉर्डिंग उस चीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आईओटी डिवाइसेस मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है, आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आईओटी सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है स्मार्ट डिवाइसेस, जैसे एग्जांपल हो गया टेलीविजन वगैरह। फिर आईओटी एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप जिस एप्लीकेशन के थ्रू वो इंस्ट्रक्शन स्मार्ट डिवाइसेस तक पहुंचता है। ठीक है, और उसके बाद फिर होता है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिस जिस पे आप अपना इंस्ट्रक्शन देते हो। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं आईओटी के। ठीक है, आईओटी इसका मेन एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में भी, की एप्लीकेशन मेन नहीं, की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में भी होता है, हेल्थ केयर में भी होता है। ठीक है, घर वगैरह में भी ये लोग आजकल की डेट में आईओटी लगाते हैं। जैसे आप आए, जैसे आपने एड में देखा होगा किसी ने कोई दो ताली बजाया, ठीक है, तो लाइट जल गई। फिर चुटकी बजाई तो पानी आने लग गया। तो ये सब आईओटी की हेल्प से होता है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से। ठीक, अब इसके बाद हम मूव करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, अगले टॉपिक पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इकोनॉमी में भी, इसमें क्या, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक का एकदम एक तरह से मिश्रण है इस टॉपिक में। ठीक है, और इकोनॉमी में इसमें काफी ज्यादा चीजें आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, आपने अगर जिन्होंने स्टैटिक कवर कर लिया होगा अब तक उनको आइडिया होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। जिनको नहीं आइडिया है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो अभी मैं समझा दे रहा हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। ब्लॉकचेन होती है एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती है जो ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाती है ना। पहली बार बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए ये इसका यूज हुआ था और वो 2009 में सतोशी नाकोमोटो के द्वारा इस्तेमाल हुआ था इसका पहली बार। ठीक है,
और एक ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में ऐड होने के लिए 5 स्टेप्स फॉलो करता है। ठीक। सबसे पहला स्टेप जो होता है, क्लाइंट इनिशिएट करता है ट्रांजेक्शन। यहाँ ठीक है, देखो क्लाइंट ने इनिशिएट किया ट्रांजेक्शन, फिर वो पीयर टू पीयर नेटवर्क में जाता है, ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया, फिर वो नेटवर्क में आया, फिर नेटवर्क से फिर वैलिडेट होता है वो। ठीक। वैलिडेट होकर के फिर लेजर में ऐड होता है। लेजर क्या होता है कि एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे चीजें लिस्ट होती हैं। ठीक। फिर लेजर से होकर के स्टेक होल्डर्स इसको वेरीफाई करते हैं, जो इस लेजर के स्टेक होल्डर्स है वो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स को। तो ये काफी सिक्योर नेटवर्क होता है जिसपे और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आरबीआई भी काम कर रहा है, और इस पे उसका भी एक मतलब आगे के उसका ऐसा मंशा है आरबीआई की कि अपनी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल इकोनॉमी है उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कितने सारे इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत नेग्लेजिबल है, मिनिमल है। ठीक है, कोई भी चीज एरर फ्री तो होता नहीं, कहीं ना कुछ तो निकल ही जाता है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम कम्प्लीटली एरर एरर फ्री है ये। थोड़ा बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो सके या कुछ प्रॉब्लम आ सके। ठीक है, तो इसके कुछ की फीचर्स हैं इसके ब्लॉकचेन के। सबसे पहला फीचर है इसका कि डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑटो एग्जीक्यूशन होता है इसमें। ठीक है, दूसरा इसका फीचर है इम्यूटेबल होता है, यानी इसको चेंज नहीं कर सकते। कोई भी एक बार रिकॉर्ड हो जाता है तो कोई डेट इसमें चेंज नहीं होता। जैसे क्लाइंट ने इनिशिएट किया आज के डेट में, सपोज आज 18 मार्च है, ठीक है, 19 मार्च है, आज इसने इनिशिएट किया, 19 मार्च को इनिशिएट किया ट्रांजेक्शन। ठीक, तो वो डेट 19 मार्च में दिखा आ ही जाएगा उसमें। अगर मान लो किसी ने उसे छेड़खानी की कि नहीं इसको 19 मार्च में ना दिखा करके इसको हम 20 मार्च में दिखाते हैं, एक दिन आगे करके, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होता। अगर किसी ने कर दिया तो वो भी दिखेगा कि इस बंदे मतलब इस बंदा मतलब इन द सेंस कि वो सबकी एक आईडी होती है, उस इस आईडी के पर्सन में ने इस डेट को चेंज करने की कोशिश की थी, 19 से 20 मार्च कर दिया था। ठीक है, ये भी उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए इम्यूटेबल होते, चेंज नहीं किया सकता इसमें। और कोई भी वैलिडेटेड रिकॉर्ड इसमें इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, और हर चीज में टाइम स्टैम्प होता है, यानी ट्रांजेक्शन्स का परमानेंट रिकॉर्ड बनता है इसमें। ठीक है, और ये सिक्योर्ड होते हैं, एनक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम है, तो इसको हैक करना बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट होता है। नामुमकिन नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, पोटेंशियल एप्लीकेशन कहाँ है इसका ब्लॉकचेन का। तो सबसे पहला तो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह, इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल एक्सेट्रा में इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन सोर्स यही है, यहीं से निकला भी है ये। ठीक है, यही फिर उसके बाद वोटिंग सिस्टम्स वगैरह में कि फीचर सिक्योर्ड फैसिलिटीज वगैरह ये फीचर कर सकता है। ठीक है, जैसे वोटर आइडेंटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी चेक वगैरह, इन सब में इसका इस्तेमाल हो किया जा सकता है। ऑनलाइन वोटिंग इलेक्शन, ऑनलाइन इलेक्शन जहाँ होते हैं, इंडिया में तो नहीं होते ऑनलाइन इलेक्शन अभी तक, लेकिन जहाँ होते हैं वहाँ। ठीक है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आपने कुछ इन्वेंट किया, ठीक है, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, कुछ तो उस सब में कि हाँ इस बंदे ने इन्वेंट किया, इस आदमी ने इन्वेंट किया, तो इस लेडी ने इन्वेंट किया। ठीक है, तो उस सब की प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है, ताकि वो एक बार, क्योंकि टाइम स्टैम्प्ड होता है और इम्यूटेबल होता है, तो एक बार वो रिकॉर्ड हो गया तो वो हमेशा के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फिर ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग वगैरह ट्रांसपेरेंट हो सके कि कहाँ पे है, कौन सा अभी कहाँ पहुंचा है। जैसे आप अभी, ये तो ब्लॉकचेन का एग्जांपल नहीं हुआ, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको इसको। इसको ब्लॉकचेन के एग्जांपल के तौर पे मत लेना, डायरेक्ट एग्जांपल। जैसे आप पोस्टल पोस्ट से कुछ भेजते हो, ठीक है, तो आपको एक नंबर मिलता है ना कि हाँ ये पोस्टल नंबर है आपका। तो उस नंबर पे जब भी आप डालते हो ऑनलाइन में, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे, तो वहां पे आपको दिखता है कि हाँ ये पोस्ट इतने बजे यहाँ से, आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आर्टिकल है, इस पोस्ट ऑफिस से इतने टाइम पे निकला, फिर इस पोस्ट ऑफिस स्टेशन पे पहुंचा, फिर यहाँ से फिर इतने टाइम पे दूसरी जगह पे गया, फिर लास्ट में कब पहुंचा, सब टाइम स्टैम्प्ड रहता है। तो बिल्कुल वैसा ही ब्लॉकचेन, लगभग वैसा ही, मतलब उससे थोड़ा और ज्यादा एडवांस। ठीक है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसे ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, अ, विश्वास्य नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। ठीक है, ये क्या है, ये गवर्नमेंट ने विश्वास्य इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो एक नेशनल ब्लॉकचेन स्टैक है। ठीक है, BaaS ब्लॉकचेन एज अ सर्विस क्लाउड बेस्ड ब्लॉकचेन सिस्टम है, जो बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए इजी डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। एनबीएफ लाइट प्लेटफॉर्म, इसके बाद फिर मीटी ने एनबीएफ लाइट प्लेटफॉर्म भी अनवेल किया। ठीक है, और ये क्या होता है, ये ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप्स और एकेडमिया के लिए यूजफुल होगा।
ठीक है। और उसका फिर एक प्रामाणिक भी है। प्रामाणिक क्या है? है ब्लॉकचेन इनेबल्ड सॉल्यूशन है हर वेरीफाइंग ओरिजिन ऑफ मोबाइल एप्स। मतलब मोबाइल ऐप कहाँ पे ओरिजिन कर रही है, कहाँ पे है, आ रही है, ठीक है, ओरिजिन का है। क्योंकि इससे देखो कई बार यह होता है कि कुछ कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिस जो आपके मोबाइल की डेटा चुराने में चुरा लेते हैं, या फिर उस आपके मोबाइल के थ्रू कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करने में वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, होगा, ठीक है। तो ये एनबीएफ लाइट हो गया और ये प्रमाणित हो गया। इसके बाद में विश्वास का आपको मैंने बता दिया कि ये ऑफर्स ब्लॉकचेन एज ए सर्विस है, ये तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। और ये नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का एक पार्ट है, ठीक है, अंडर नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है। इसके बाद में फिर इसके की फीचर्स भी मैं बता देता हूँ विश्वास के। देखो ये एंड टू एंड परमिशन ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में इसका इस्तेमाल होता है इसमें। एंड टू एंड परमिशन ब्लॉकचेन एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ? एंड टू एंड मतलब जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वहां से लेकर के और जहां तक कोई चीज जानी है ब्लॉकचेन की कोई इंफॉर्मेशन, उस एंड तक, ठीक है। ये दोनों एंड कवर करते हुए कि ये परमिशन रहेगा। मतलब आपने अगर दिया है कोई इंफॉर्मेशन सोर्स और किसी और को पहुंचाने के लिए, तो वहां से आपके परमिशन के थ्रू ही जाएगा। उसी सेम जो भी चैनल फॉलो करेगा सब में वो इनक्रिप्टेड रहेगा, और जब एंड पे जहाँ एंड यूजर तक पहुंचेगा, ठीक है, तो और वहां डिप्लॉय होगा, तब तक के लिए उसकी वो भी उसी की परमिशन से ही वो डिप्लॉय होगा। ऐसे नहीं कि मतलब बीच में कोई और आकर के उसको चेंज कर दे या फिर कुछ प्रॉब्लम कर दे उसमें, ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। ये इसका की फीचर है, पहला की फीचर। दूसरा की फीचर है इसका सिक्योरिटी ऑडिटेड ब्लॉकचेन कंटेनर्स इसमें होते हैं, रेडी टू यूज होते हैं, ठीक है। कोई प्रोडक्शन वगैरह करनी है तो उसके लिए ऑलरेडी सिक्योर रेडी टू यूज होते हैं, कि मतलब अलग से आपको सिक्योरिटी ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। ये नेशनल ब्लॉकचेन स्टैक में, ठीक। तो यहाँ पे ये विश्वास से नेशनल ब्लॉकचेन स्टैक खत्म हो गया। इसमें आपको याद क्या रखना है कि ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, ठीक है। उसका फिर आपको याद रखना है कि ये इसकी की फीचर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ किस मिनिस्ट्री ने इसको अनवेल किया, ये मिनिस्ट्री आपको याद रखना है। फिर ये विश्वास से है क्या, ठीक है। उसका फिर ब्लॉकचेन एज ए सर्विस क्या है, ये याद रखना है। एक बार समझ लो ब्लॉकचेन एज ए सर्विस होता क्या है। तो ब्लॉकचेन एज ए सर्विस एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो बिजनेसेस को ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड, होस्ट और मेंटेन करने की सुविधा देता है, ठीक है। और कंपनीज को अपना खुद का ब्लॉकचेन नेटवर्क डेवलप करने की जरूरत नहीं होती इसमें, बल्कि एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से रेंट पे वो ले सकते हैं इस ब्लॉकचेन को। और ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर क्या होगा? विश्वास से यही थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होगा, ठीक है। और इसमें बी मॉडल जो है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास की तरह काम करता है, जिसमें ऑन डिमांड ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। उसमें भी जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो उसको आपको डेवलप करने बनाने की जरूरत नहीं है, आप रेंट पे ले सकते हो किसी से, ठीक है। और सास सर्विस जो है काफी पुरानी सर्विस है। इस पे यूपीएससी में एक बार सवाल आया था, पर बहुत पुराना सवाल है वो, ठीक है। तो ब्लॉकचेन एज अ सर्विस अभी क्योंकि ये रिसेंटली है नया, तो इस पे चांसेस है कि ब्लॉकचेन एज अ सर्विस पे सवाल आ सके, तो इसलिए ब्लॉकचेन एज अ सर्विस का कॉन्सेप्ट समझा दिया है मैंने, ठीक है, ताकि कि इस पे कोई क्वेश्चन आए तोड़ मरोड़ करके तो आप याद मतलब जवाब दे सको, ठीक है। ये काम कैसे करता है मैं थोड़ा बता देता हूँ उसको भी। कि देखो बीएएस बास प्रोवाइडर जो है, एस एस ए एस सॉफ्टवेयर एज सर्विस सास हो गया, और बास हो गया BAAS बास, ठीक है, बदबू वाली बास नहीं ब्लॉकचेन एज सर्विस वाली बास ठीक है। बास प्रोवाइडर जो है एक कस्टमाइज्ड ब्लॉकचेन इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जो बिजनेसेस की नीड्स के अकॉर्डिंग स्केल किया जा सकता है, ठीक है। ये बैकएंड मैनेजमेंट हैंडल करता है, जैसे नोड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग, फिर नेटवर्क अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस वगैरह, ठीक है। यूजर सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग पे फोकस करते हैं, उनको बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कि मतलब एप्लीकेशन थोड़ा डेवलप हो जाए और ट्रांजेक्शन जो उनको करवाना है वो हो पाए, ठीक है। ट्रांजैक्शन मतलब पैसे का लेन देन ही नहीं खाली, ट्रांजैक्शन मतलब उनको जो भी ब्लॉकचेन पे डाटा ट्रांसफर करवाना है वो सब, ठीक है। तो ये और ये यूज नॉर्मली कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज मैं बता दे रहा हूँ। यूजेज एरियाज का नॉर्मली फाइनेंस और बैंकिंग में होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होता है, फिर हेल्थ केयर में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, फिर रियल स्टेट में भी, फिर गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह सब में भी, ठीक है। तो और कुछ बास प्रोवाइडर्स भी हैं जैसे अमेजोन वेब सर्विसेज, जो अगर इसके बारे में कोई जानता होगा, जैसे आईटी फील्ड के जो बंदे होंगे, बच्चे होंगे इसमें जो ये क्लास सुन रहे हैं, वो जान रहे होंगे अमेजोन मैनेज ब्लॉकचेन AWS सर्विसेज, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, इसका काफी ज्यादा आपको
ऐड वगैरह दिखता भी होगा, तो ये भी ब्लॉकचेन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर ओरेकल भी प्रोवाइड करती है, हाइपर लेजर फैब्रिक बेस्ड सोल्यूशन ये सब भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं, बास हो गया। सास पे क्योंकि सवाल आ चुका है, इसलिए मैं बात समझा रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझा है तो आप लेक्चर में पीछे जाओ, थोड़ा वीडियो में पीछे जाओ, और उसको जो भी मैंने समझाया उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर भी ना समझ में आए तो जो हमने बताया है कि हमारा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम का दिया हुआ है हैंडल, तो आप कहीं भी पूछ लेना, हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी जल्दी उसका रिप्लाई रिप्लाई दें। ठीक है, फिर अगले पे डेवलपमेंट पे आते हैं, वेब थ्री। वेब थ्री क्या है? ये वर्ल्ड वाइड, वेब की थर्ड जनरेशन है जो डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट प्रमोट करती है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, जो आप जैसे किसी भी वेबसाइट पे लिखते हो ना डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तो उसका डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब भी होता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब की थर्ड जनरेशन है जो डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट को प्रमोट करती है। वेब 3.0 अभी चल रही है। ठीक है, इससे 3.0 से ऊपर आ चुके हैं, टू टू 4.0 भी चल रहा है। ठीक है, फिर उसका फिर वेब 2.0 क्या है, 1.0 क्या है, ये सब आप एक बार देख लेना। ठीक, उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, ये इसमें की फीचर्स क्या है वेब 3.0 के? पीयर टू पीयर इंटरेक्शन होता है, यानी मिडिलमैन की कोई जरूरत नहीं होती। यूजर कंट्रोल, यानी डेटा के ऊपर यूजर्स का कंप्लीट कंट्रोल होता है। फिर क्रिप्टो करेंसी में और एनएफटी को सपोर्ट करता है। एनएफटी क्या, नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक, ये क्या होता है, ये भी आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा, तो उसमें नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में बात किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क क्रिएट करने का पोटेंशियल होता है इसके अंदर। ठीक है, और तो यहाँ पे ये वेब 3.0 खत्म हो जाता है। फिर बिटकॉइन हाफिंग के ऊपर चलते हैं। बिटकॉइन हाफिंग क्या होता है? बिटकॉइन माइनर्स को जो रिवॉर्ड मिलता है वो 50% रिड्यूस होता है हर 4 साल में। ठीक है, ये बिटकॉइन की सप्लाई को लिमिटेड रखने के लिए किया जाता है, ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े बिटकॉइन में। ठीक, और सप्लाई कम होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होने का चांस होता है, तो यही बिटकॉइन हाफिंग होती है। ठीक, और ये जो हाफिंग पॉलिसी है, ये बिटकॉइन के माइनिंग एल्गोरिथम में लिखी गई थी इन्फ्लेशन को काउंटरैक्ट करने के लिए और इस बिटकॉइन की स्कैरसिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही जानना है आपको। बिटकॉइन हाफिंग का मतलब यही, बस इतना ही चीज आपको जाना है कि 50% रिडक्शन इन रिवॉर्ड पेड टू बिटकॉइन माइनर्स, बस इतना ही। इसके आगे आपको कोई उतना लेना देना नहीं इसमें। ठीक है, बिटकॉइन हाफिंग और क्या होती है। फिर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, या इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक डिजिटल 3D मॉडल से एक रियल ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, लेयर बाय लेयर मटेरियल ऐड करके। ठीक है, ये ट्रेडिशनल सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा अलग है। जिसमें ट्रेडिशनल सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि एक सॉलिड ब्लॉक से मटेरियल कट करके ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, उससे थोड़ा अलग है ये। 3D प्रिंटिंग में अलग अलग मटेरियल्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे थर्मोप्लास्टिक हुआ, मेटल अलॉयज हुआ, सिरेमिक्स हुआ, या बायो मटेरियल जैसे बायो प्रिंटिंग के लिए बायो इंक्स। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का डिजाइन CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर से किया जाता है, कैड डिजाइन से। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स वाले ये थोड़ा समझ पाएंगे सही से, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या होता है। ठीक, और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है ना, फिर इसके की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? की एप्लीकेशंस है 3D प्रिंटिंग के, सबसे पहला तो एरोस्पेस और डिफेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, लैंडिंग गियर्स, स्मॉल ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स वगैरह बनाने में। फिर ऑटोमोटिव में इसका इस्तेमाल होता है, इसमें इंजन कंपोनेंट, ठीक है, गियर बॉक्सेस, एयर इनलेट एक्सेट्रा वगैरह बनाने में। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, वियरेबल डिवाइसेस और डेटा प्रोसेसिंग चिप्स बनाने में। फिर हेल्थ केयर में भी इसका इस्तेमाल होता है, सर्जिकल मॉडल्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और बायोनिक ईयर्स वगैरह बनाने में। फिर कंज्यूमर गुड्स में इसका इस्तेमाल होता है, कंज्यूमर गुड्स में इसका इस्तेमाल होता है ज्वेलरी, ऑफिसेज, एसेसरीज और फूड प्रोडक्ट्स जैसे कन्फेक्शनरी आइटम्स वगैरह भी बनाने में। ठीक है, 3D प्रिंटिंग से फिर हम एक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते हैं, 4D प्रिंटिंग पे। अच्छा, एक और चीज 4D प्रिंटिंग पे आने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, 3D प्रिंटिंग, इसको 3D प्रिंटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। 3 डायमेंशनल कौन कौन से? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, इसलिए 3D प्रिंटिंग। ठीक है ना, उसके बाद फिर आते हैं 4D प्रिंटिंग पे। 4D प्रिंटिंग ये भी 3D प्रिंटिंग से, ये 3D प्रिंटिंग से इवॉल्व हुआ है। इसमें एक अलग डायमेंशन ऐड हुआ है, वो फोर्थ डायमेंशन, वो है टाइम। ठीक है, तो
इसका मतलब ये होता है कि 4D प्रिंटिंग प्रिंटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी शेप और फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। टाइम जैसा टाइम होगा उस अकॉर्डिंग वो फंक्शन और शेप चेंज कर देंगे। अगर ये किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई जैसे हीट, लाइट, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए इसलिए इन सब ऑब्जेक्ट्स को 4D ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एडवांटेजेस हैं इसके, एडेप्टिव स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने में पॉसिबल होता है, जो कि 3D प्रिंटिंग में नहीं पॉसिबल हो सकता। एडेप्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर मटेरियल इफिशिएंसी, कम वेस्टेज होता है इसमें, ज्यादा चीज मतलब 3D प्रिंटिंग के कंपैरिजन में। फिर कॉम्प्लेक्स डिजाइन फैब्रिकेशन, यानी डिफिकल्ट और इंट्रिकेट डिजाइन इजिली बनाए रखे जा सकते हैं। ठीक, इसके की एप्लीकेशंस में बता रहा हूँ, की एप्लीकेशंस क्या है। की एप्लीकेशन है एक तो मेडिकल में, ड्रग डिलीवरी वगैरह में। ठीक, फिर एरोस्पेस में है कि एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए ड्यूरेबल और लो कॉस्ट पार्ट बनाने के लिए। फिर और सेल्फ इवॉल्विंग स्ट्रक्चर्स और फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने में। ठीक है, तो ये इसकी की एप्लीकेशंस हैं 4D प्रिंटिंग पे। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं हम, अग्निबाण सॉर्टेड। ठीक है, अग्निबाण सॉर्टेड क्या है? ये अग्निकुल कॉस्मोस जो है आईआईटी मद्रास का इंक्यूबेटेड स्टार्टअप, उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट जिसका नाम अग्निबाण सॉर्टेड है। ठीक है, विथ सिंगल पीस ऑफ 3D प्रिंटेड इंजन, यानी 3D प्रिंटेड इंजन के सिंगल पीस से इसने ये अग्निबाण सॉर्टेड रॉकेट बनाया है। ठीक है, अग्निबाण सॉर्टेड के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसका फुल फॉर्म सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर है, और ये इंडिया की पहली सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट है। ठीक है, क्रायोजेनिक क्या होता है? क्रायोजेनिक इंजन जब टेम्परेचर को बहुत ज्यादा लो कर देते हैं ना, 0 डिग्री से भी बहुत नीचे, माइनस में, बहुत ज्यादा माइनस में जाते हैं, तो वहां पे फिर जो जो फ्यूल लगता है वो सब, वो जो फ्यूल वो क्रायोजेनिक टेम्परेचर होता है। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया है इंडिया की पहली फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड कॉल्ड धनुष। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, ये इंफॉर्मेशन, ये धनुष और ये प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड, ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे करके कि इंडिया की कोई प्राइवेट डेवलप्ड लॉन्च पैड है, इंडिया के पास कोई प्राइवेट लॉन्च पैड है कि नहीं, और किसका है वो प्राइवेट डेवलप्ड लॉन्च पैड, किस कंपनी का है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन अभी इसमें पोर्ट्स वगैरह में पूछा था उसमें। ठीक है, तो ये आप देखना। फिर इसके बाद हम आते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस पे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है कि ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो ब्रेन के सिग्नल्स को एनालाइज करता है और उन्हें कमांड्स में कन्वर्ट करके किसी भी डिवाइस या एप्लीकेशन में कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के मेन पार्ट्स होते हैं, एक हेडसेट होता है। ठीक है, एक हेडसेट होता है जो स्पेशल सेंसर्स के साथ आता है, और एक कंप्यूटर होता है जो ब्रेन एक्टिविटी को प्रोसेस करता है, और एक आउटपुट डिवाइस होती है जो ब्रेन के कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। और थोड़ा समझाने के लिए मैं बता दूं कि अगर आपने वो देखा होगा, एक मूवी है उसकी, जिसमें विवेक ओबरॉय और ऋतिक रोशन की है, वो कोई कोई तो मूवी है, मुझे क्रिश, हाँ क्रिश 3। तो उसमें उस अपने उसके सर के ऊपर मशीन लगी रहती है, और फिर वो मशीन कुछ रीड कर रही होती है, तो बिल्कुल लगभग वैसा ही वैसा होता है। ठीक है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक, तो अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि न्यूज में इसलिए क्योंकि न्यूरल लिंक की जो ब्लाइंड साइट है और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट है, उसने एक ब्रेक थ्रू डिवाइस का स्टेटस मिला है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना। और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है, मेन इसमें जरूरी चीज ये है, बाकी इसका नाम किस लिए मिला है, क्या मिला है, ये उतना इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है, लेकिन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस समझना आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में फिर इसके बाद फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्ट्स, मैंने बता दिया, टाइप्स पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता है, एक इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता है, ये डायरेक्टली ब्रेन के ग्रे मैटर में इम्प्लांट किया जाता है, जैसे न्यूरालिंक का चिप इम्प्लांट। ठीक है, फिर नॉन इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता है, जैसे ईईजी, जिसको इलेक्ट्रो एनसिफेलोग्राफ कहते हैं। ठीक है, फिर फंक्शनल मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, एफएमआरआई। ठीक है, तो ये नॉन इन्वेसिव बीसीआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के एग्जांपल्स हो गए। फिर एक होता है पार्शियली इन्वेसिव इंटरफेस। ठीक है, इसको ड्यूरा मैटर इम्प्लांट भी कहते हैं। ये स्कल के अंदर इम्प्लांट होता है पर ब्रेन मैटर के कांटेक्ट में नहीं आता।
ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का ये इसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक। इसके की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। देखो सबसे पहले तो इसका अभी जैसे जितने सारे एग्जांपल्स में उसमें से आपको समझ में आएगा कि इसका की एप्लीकेशन पहला तो मेडिकल में है। ठीक है, मेडिकल सेक्टर में। इसमें मेंटल वेलनेस वगैरह में भी की ट्रैकिंग वगैरह करने में इसका दूसरा बड़ा एप्लीकेशन है। फिर तीसरा कॉग्निटिव इनहेंसमेंट, जैसे मूवी का मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, मेमोरी एनहेंसमेंट करने के लिए या डिसीजन मेकिंग और टेंशन इनहेंसमेंट करने के लिए। ठीक है। फिर गेमिंग और एंटरटेनमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है वो इमर्सिव, ये वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी के नए एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने में काफी हेल्प करता है। ठीक है ना। तो इसके बाद में फिर हम आते हैं की कॉन्सेप्ट पे, इस पे न्यूरॉन पे। न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है। ब्रेन, हम लोग का जो ब्रेन होता है ना वो मल्टीपल, मतलब कई मिलियन सेल्स से बना हुआ होता है, जिस उन सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक। न्यूरॉन्स आपने बायोलॉजी के क्लास फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में ही पढ़ा होगा, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ में पढ़ाते हैं ये न्यूरॉन्स। ठीक है। और ये न्यूरॉन एक साथ काम करते हैं बहुत बड़े नेटवर्क में, आपके बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए। जो हियरिंग फंक्शन हुआ, टेस्ट का फंक्शन, हार्ट रेट वगैरह, जैसे आपको हीट लगता है, ठीक है, जैसे आपने गर्म तवे पे हाथ रख दिया, ठीक है, तो तुरंत वहां से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर होता है। आपके हाथ से, हाथ में गर्मी आती है, वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर होता है, वो ब्रेन को रिडायरेक्ट करता है, फिर वो हीटिंग सेंसेशन ब्रेन देता है, तब आप वहां से हाथ हटाते हो। ठीक है। तो जैसे आप मान लो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा होता, तो उनको आप हीट पे, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि ये ब्रेन डेड हो चुके हैं, ये कोमा में चले गए हैं, तो उनको आप हीट पे भी रखे रहोगे तो उनका हाथ जल जाएगा, लेकिन वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाते, उनका न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो सिग्नल रिसीव कर नहीं पा रहा होता वो उस एरिया से, किसने, क्योंकि उनका न्यूरॉन डैमेज हो चुका रहता है। ठीक है। तो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे इसमें। ठीक। और ये न्यूरॉन के पार्ट्स हैं, ये आप चाहो तो पढ़ लो, यूपीएससी में इसमें कुछ खास आने वाला नहीं है। बस इतना आपको याद रखना है न्यूरॉन का काम क्या होता है, कि सिग्नल को प्रोसेस करना और ब्रेन तक पहुंचाना, और फिर वापस इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। ठीक है। ये याद रखने की जरूरत है इसमें कि न्यूरॉन्स कम्युनिकेट वाया इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सुपर कंप्यूटर्स पे। सुपर कंप्यूटर्स दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटिंग सिस्टम है आज की डेट में, जो ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड कर सकती है, और इनका परफॉर्मेंस फ्लॉप्स में रिकॉर्ड किया था, एफएलओपीस में। एफएलओपीस क्या होते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है। और इसमें मेजर होता है। इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था, उसका नाम परम 8000 था। ठीक है। और उसके बाद में फिर एरावत है, इंडिया के सबसे फास्टेस्ट और एआई सुपर कंप्यूटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एरावत के बारे में उस समय बताया था, तो बताया था इस नाम से सुपर कंप्यूटर भी है। तो एरावत इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो 2023 के टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में 75th रैंक पे था। ठीक है। उसके बाद में फिर फ्रंटियर है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, जो एक क्वांटिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड कर सकता है। ठीक। तो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट एरावत, और दुनिया का फ्रंटियर। ठीक है। फ्रंटियर किस देश का है ये आप बताओ मुझे। अच्छा, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, फ्रंटियर यूएसए का है। वैसे इजी गैस भी था, फ्रेंड, नॉर्मली यूएसए ये सब काम करती है ज़्यादा। यूएसए रहेगा या तो जापान रहेगा। फिर की एप्लीकेशन है सुपर कंप्यूटर के। कुछ की एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जैसे कटिंग एज रिसर्च हुआ, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। फिर गवर्नेंस हुआ, डिजिटल इंडिया के एआई बेस्ड प्रोग्राम, जैसे भाषनी। भाषनी एक का एआई बेस्ड प्रोग्राम है लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है। फिर हेल्थ एंड मेडिसिन में इसका इस्तेमाल है, ड्रग रिसर्च और कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल है, फ्लड और एक्सट्रीम रेनफॉल प्रोडिक्शन वगैरह के लिए। फिर वेदर फोरकास्टिंग और डिफेंस में इस्तेमाल है, मिलिट्री ऑपरेशन और क्लाइमेट रिसर्च वगैरह के लिए। ठीक है। तो ये इसके की एप्लीकेशंस हो गए। ठीक है। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लॉन्च किया था, जो कि एक सुपर कंप्यूटिंग लीडर बनाने के लिए, इंडिया को सुपर कंप्यूटर में के सेक्शन में इंडिया को लीडर बनाने का एम है उसमें। ठीक है। तो वही नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का एम यही है कि टू मेक इंडिया लीडर इन सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है। उसके बाद फिर एनएसएम ये हो गया आपका। इसके अलावा इसमें और कुछ तो बचता नहीं है, सुपर कंप्यूटर्स खत्म हो गया। की एप्लीकेशन बता दिया मैंने। फिर लाईफाई टेक्नोलॉजी पे आते हैं। ठीक है। वाईफाई के बारे में तो सबने सुना होगा, सब वाईफाई तो ऑलमोस्ट यूज भी कर रहे होगे, ये वीडियो भी देख रहे होगे, तो इसमें मेजोरिटी लोग वाईफाई के इस्तेमाल, कुछ लोग डेटा पैक से देख रहे होगे, कुछ लोग वाईफाई से देख रहे होगे। ठीक है।
तो वाईफाई का ही छोटा भाई समझो लाईफाई। ठीक है, लाईफाई यानी लाइट फिडेलिटी, एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो विजिबल लाइट या इंफ्रारेड के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करती है। रेडियो वेव्स की जगह वाईफाई में रेडियो वेव्स होता है और इसमें लाइट वेव्स होती है। ठीक है, लाईफाई के एडवांटेजेस हैं वाईफाई के ऊपर। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, कि इसकी लाईफाई की स्पीड वाईफाई से ज्यादा तेज होती है, क्योंकि इसका बैंडविड्थ भी हाई होता है, इस वजह से इंटरफेरेंस कम होता है और बैंडविड्थ ज्यादा होता है, इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा तेज होती है। और रेडियो वेव्स में में डिस्टरबेंसेस नॉइजेस थोड़े होते हैं, नॉइज मतलब डिस्टरबेंसेस होते हैं, तो इसलिए उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है कंपैरिजन टू लाईफाई। फिर ये चीपर और सस्टेनेबल होता है, 10x सस्ता होता है, कम पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, और सिक्योर्ड भी होता है, रेडियो वेव्स की जगह ये वॉल्स पर ट्रेवल नहीं करते। ठीक है, और इस वजह से इसके इसमें हैकिंग का रिस्क, जैसे वाईफाई बहुत लोग के वाईफाई हैक किया जा सकते हैं, लेकिन वाईफाई को हैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, थोड़ा नहीं मतलब ठीक ठाक मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये लाईफाई के एडवांटेजेस हो गए वाईफाई के, और इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन एयरक्राफ्ट्स वगैरह में हो सकता है, हॉस्पिटल्स में जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को अवॉइड करना जरूरी होता है। ठीक है, पावर प्लांट्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है सिक्योर रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन के लिए। फिर लाईफाई और वीएलसी के बीच का कंपैरिजन देख लेते हैं। ठीक है, लाईफाई जो है, लाईफाई में इंफ्रारेड, इनविजिबल और विजिबल लाइट यूज होता है, जबकि वीएलसी में सिर्फ विजिबल लाइट होती है। ठीक है, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर ट्रांसमिशन स्टाइल जो होती है लाईफाई की, वो बाय डायरेक्शनल होती है, जबकि वीएलसी में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही कम्युनिकेशन होगा। बाय डायरेक्शनल होती है, बाय डायरेक्शन का मतलब एक इस पॉइंट से आया, इस पॉइंट तक गया, और वापस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा सकती है, लेकिन वीएलसी में सिर्फ एक पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जाएगी। ठीक है, फिर इसका इंटरफेरेंस लेवल जो होता है वो लो होता है, और इसका इंटरफेरेंस लेवल भी लो होता है, इंटरफेरेंस लेवल में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और इसमें एक और रिलेटेड न्यूज है कि भारत सरकार ने आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव के अंदर लाईफाई टेक्नोलॉजी को इंडियन नेवी के लिए इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया हुआ है। ठीक है, और ये डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर के लिए एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप होगा। ठीक है, तो वही इसमें इसीलिए ये न्यूज में भी है लाईफाई टेक्नोलॉजी आईडेक्स के की वजह से। ठीक, आईडेक्स इंपॉर्टेंट है, आईडेक्स के बारे में पढ़ लेना आप लोग ध्यान से। इट इज मैनेज बाय डिफेंस इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। वर्किंग इसकी कैसे है, कि वर्किंग देखो, इंटरनेट से कंटेंट स्ट्रीम हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कंटेंट होकर के आएगा एलईडी लैंप पे, फिर फोटो डिटेक्टर होगा, फिर रिसीव्ड यहाँ पे ऐप डेटा रिसीव किया जाता है, फिर यहाँ से एम्पलीफाई करके प्रोसेस कर दिया जाता है, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, फिर और सेमीकंडक्टर पे आते हैं। सेमी ये न्यूज में क्यों है, तो भारत की फिफ्थ सेमीकंडक्टर यूनिट सानंद गुजरात में सेटअप होने वाली है, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत में। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन न्यूज में भी काफी रहा है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में इसको दिया, मतलब अराउंड कितने स्टेट्स में दिया गया है ये आप बताओ मुझे। ठीक है, नंबर नहीं बताऊंगा मैं, और नंबर बताने का कोई मतलब नहीं है, आप उन स्टेट्स के नाम बताओ मुझे कमेंट में, किन किन स्टेट्स में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत में सेमीकंडक्टर इंस्टॉलेशन किया गया, सेमीकंडक्टर के फैक्ट्रीज का। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंदर एक स्पेशल डिवीजन है, और मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इसको हैंडल करती है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंडर स्कीम्स इंप्लीमेंट करता है ये। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो सेमीकंडक्टर जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट्स के तौर पे भी रेफर किया जाता है, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। ठीक है, और ये सिंगल एलिमेंट या कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में भी बन सकते हैं। कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स में कंपाउंड्स के तौर पे आएंगे, और सिंगल एलिमेंट यानी सिलिकॉन वगैरह हुआ। जैसे अगर जो साइंस साइड के होंगे वो, या जो साइंस साइड के नहीं भी होंगे, 10th तक तो साइंस सभी ने पढ़ी है, तो आपने आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन होता था, जर्मेनियम होता था, गैलीनियम होता था, ये सब जो है, ये सब आपके सेमीकंडक्टर्स होते थे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो होती थी, एलिमेंट्स मतलब इनकी प्रॉपर्टी आपकी कंडक्टर के तौर पे भी होती थी और इंसुलेटर के तौर पे भी होती थी। ठीक है, कम बीच की प्रॉपर्टी होती थी, इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर्स कहा था। सेमीकंडक्टर, सेमी मतलब आधा। ठीक है, फिर इसके एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं कि ये सिंगल एलिमेंट जो है, अच्छा फिर अब इनका एप्लीकेशंस देख लेते हैं एक बार।
इनका एप्लीकेशन डायोड्स वगैरह बनाने में, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल। फिर 5G, जो 5G फोन इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। ठीक है, इन जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का सेमीकंडक्टर बैकबोन है। ठीक, जैसे और बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ व्हीकल्स में आज के डेट में आप देखोगे कुछ नए नए बाइक्स आए हुए हैं जिसमें डायरेक्शंस वगैरह भी बताते हैं। ठीक है, उसमें इनबिल्ट जीपीएस वगैरह होता है, तो उस सब में भी आप सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ऑटोमोबाइल्स, इस सब में तो स्टैब्लिश्ड है कि इन सब में इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर का आपको याद होगा कि कोविड के बाद 2021 में 22 के आसपास, 21 या 22 के आसपास काफी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा वो हो गया था, सैंक्शंस वगैरह लगने लगे, ट्रेड वॉर चल रहा था, तो उस वजह से सेमीकंडक्टर की जल्दी मिल भी नहीं रहा था सेमीकंडक्टर, और उसका मतलब डिमांड बहुत हाई हो गया था। और उस समय कोविड की वजह से फैक्ट्रीज वगैरह भी नहीं चल रही थी, तो सेमीकंडक्टर के प्लांट्स वगैरह में भी थोड़ी दिक्कत थी। तो उस समय जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट्स थे, सब चीज के दाम बढ़ गए थे। ठीक है, सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेटवर्क एज अ सर्विस, नास पे। सास देख लिया हमने, बास देख लिया, अब नास की बात देखते हैं। नास, नास क्या होता है? ठीक है, नास जो है एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जिसमें बिजनेस अपनी नेटवर्किंग सर्विसेज पे अपनी नेटवर्किंग सर्विस को रेंट पे ले सकते हैं। जैसे नेटवर्क एज अ सर्विस नाम ही है ना, नेटवर्क एज अ सर्विस, तो नेटवर्किंग को रेंट पे ले सकते हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, बास में ब्लॉकचेन को रेंट पे ले सकते थे, मतलब एज अ सर्विस अगर जुड़ा हुआ है तो समझ लो कि वो चीज रेंट पे ली जाएगी। ठीक है, ऐसा एक मोटा सा अपने दिमाग बना लो कि अगर एज सर्विस जुड़ा हुआ है, नेटवर्क एज सर्विस हो, ब्लॉकचेन एज सर्विस हो, सॉफ्टवेयर एज सर्विस हो, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड एज सर्विस हो, तो एक्स वाई जेड को भी रेंट पे लिया जा सकता है। ठीक है, समझ गए आप? तो ऐसे ध्यान रखना ये चीज को। अगर तो ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है जिसमें बिजनेस अपनी नेटवर्किंग सर्विसेज को रेंट पे ले सकते हैं। इसका फायदा ये है कि कंपनीज को अपना फिजिकल नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना नहीं पड़ता है, और पे एज यू यूज मॉडल का इस्तेमाल होता है, यानी जितना इस्तेमाल उतना पैसा दो। ठीक, इस्तेमाल करिए और पैसा दीजिए, इतने पे ही ये हो गया आपका नास। ठीक है, और मार्केट फॉर नास जो है इंडिया में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1.8 बिलियन डॉलर्स तक 2024 से लेकर के अभी 1.8 बिलियन डॉलर है 2024 में, वो 7.32 बिलियन डॉलर्स तक जाएगा 2029 तक। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग पे। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या है कि इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव किया है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग ये एक ऐसी कंप्यूटिंग टेक्निक है जो ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन को मिमिक करती है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स और सिनेप्सिस की तरह काम करती है ताकि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया सके। और ये काम कैसे करता है? स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स का यूज होता है, एसएनएन्स का यूज होता है, जो बिल्कुल बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की तरह सिग्नल्स प्रोसेस करते हैं। आर्टिफिशियल सिनेप्सिस का यूज होता है जो सिग्नल्स को एनालॉग सर्किटरी के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये इसकी वर्किंग हो गई। अच्छा, इसका एप्लीकेशन भी समझ लो कि एआई और मशीन लर्निंग में ये इसका मेनली यूज होता है, और मेडिकल रिसर्च, ब्रेन मशीन इंटरफेस के लिए हेल्पफुल होता है। ऑटोनॉमस सिस्टम जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह के डिसीजन मेकिंग को और फास्ट बनाने और एफिशिएंट बनाने में इस्तेमाल किया है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे काफी काफी न्यूज में थी, टेस्ला की टेक्नोलॉजी में, टेस्ला भी लेकर के आई सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद हम ये नेक्स्ट फोर्थ वाला टॉपिक जो है डेवलपमेंट रिलेटेड टू फिजिक्स, इसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, आप इतना पढ़ो फिर तब तक, और जो डाउट्स होगी वो आप व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे आप हैंड डीएम कर सकते हो हमें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।